हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की आज मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करा रहा था, मतलब अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करा रहा था। तो मैंने आप लोगों को 2023 का सेट नंबर 1 सॉल्व कराना शुरू किया था और इसकी मैंने आपको 2 क्लासें प्रोवाइड कर दी हैं अभी तक। भाई आप सभी लोगों को पता है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो क्लास आप देख लीजिए भैया ना। और आज की क्लास में भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सभी को पता है कि 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो आज अनसॉल्व पेपर में आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि 8-8 नंबर वाले प्रश्न हैं। और इसके पहले के जो भी प्रश्न है वो मैंने आपको 2 क्लासों में सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो विद्यार्थी देखिए क्लास से जुड़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का ये हक है कि वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपके बीच में ला सकूं। तो चलिए, आज की क्लास का मैंने पहला प्रश्न उठाया है और अनसॉल्व्ड पेपर 2023 के सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, का और खा है। आपको देखिए दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इसका मतलब हम आपके सामने दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो ये प्रश्न मैंने आपके समक्ष उठाया 7 का। इसमें बताया जा रहा है कि समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4 को आप भी विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम निश्चित है, मैं दावे के साथ कहता हूं, भले यहाँ पर अंक बदले हों, लेकिन ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आएगा और 8 नंबर आपको फ्री के देकर जाएगा। तो एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये आना ही आना है। रैखिक समीकरण निकाय होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले देखिए इस समीकरण को हम लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे दिए गए समीकरण को हमने निम्न रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे दिए गए समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, निम्न रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, समझ जाना आप, ठीक है। इसको निम्न रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको ax = b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जो a होता है ये आव्यूह होता है इस समीकरण में उपस्थित चर के गुणांकों से निर्मित। चर यहाँ पर x y z है। जैसे यहाँ पर देखिए हमको आव्यूह a का निर्माण करना है, तो x का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे। y का गुणांक -2 है, -2 लिखेंगे। z का गुणांक 3 है, 3 लिखेंगे। x का गुणांक 2 है, 2 लिखेंगे। y का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे। z का गुणांक -1 है, -1 लिखेंगे। x का गुणांक 4 है, y का गुणांक -3 है, z का गुणांक 2 है। इस तरीके से आव्यूह a का निर्माण करेंगे और इस समीकरण में जो आपका x है, इस समीकरण में उपस्थित जो वेरिएबल हैं उनसे बना आपका आव्यूह, मतलब वेरिएबल x y z है। x यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा y और z, ये x आव्यूह का मान हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर तो b है, यहाँ पर b आव्यूह क्या होता है भाई? b आव्यूह जो इस समीकरण के राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट होते हैं उनसे निर्मित आव्यूह। यहाँ पर देखिए 8 1 4 है, तो 8 1 4 इससे निर्मित आव्यूह आपका बन गया, ये b आव्यूह का मान हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये आव्यूह a है, ठीक है, आव्यूह a, देखिए अगर आप यहाँ पर ax = b समीकरण में देखें तो आप इस समीकरण को देखिए x बराबर लिख सकते हो a इनवर्स b। कितना लिख सकते हो? a इनवर्स b। अर्थात अगर हमको x y z की वैल्यू निकालना है, जहाँ पर x की वैल्यू ये है, अगर हमें यहाँ पर x y z की वैल्यू निकालना तो सबसे पहले इस आव्यूह का इन्वर्स चाहिए। किस आव्यूह का? a आव्यूह का इन्वर्स निकालना सभी को आना चाहिए। जब आप इन्वर्स निकाल लोगे, इन्वर्स निकालने के पश्चात उसका b आव्यूह आपके सामने है, इससे मल्टीप्लाई करा देना है, उसके बाद तुलना करना है और आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब मेरा काम सबसे पहले ये हो गया कि अगर हमें x की वैल्यू निकालना, यानी x y z की वैल्यू निकालना, तो a इन्वर्स चाहिए। a इन्वर्स निकालने के लिए, किसी दिए गए आव्यूह का a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले उस दिए गए आव्यूह का हम क्या निकालते हैं? मॉड निकालते हैं, यानी उस आव्यूह के सार्डिक का मान निकालते हैं, ठीक है। इसको मॉड ए से पढ़ते हैं। मॉड ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी रो या कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं। तो प्रसार करेंगे, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए पहली r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3, तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगी, ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, माइनस लगाएंगे 3 1 कम 3। देखिए माइनस सूत्र वाला और -3 का गुणा, -3 -1 का गुणा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्टरनेट मामला चलता है, प्लस चिन्ह के साथ इसको लिया, अब इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, तो ये माइनस चिन्ह के साथ लेंगे तो माइनस और माइनस सूत्र वाला क्या हो जाएगा भैया? प्लस। अब ये वाला कॉलम छूट जाएगा, दूसरा वाला।
ऊपर वाली रो छूट जाएगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 एक कम कितना हो जाएगा -4 माइनस सूत्र वाला क्या हो जाएगा भैया +4। फिर तीसरे कॉलम पर आ जाएंगे, जब तीसरा कॉलम हमारा छूटेगा देखिए प्लस माइनस फिर ये प्लस 3 ले लेंगे, 3 हमारा इस कॉलम में इस रो में छोड़ देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा भैया -6 माइनस सूत्र वाला 4 एक कम कितना हो जाएगा भाई 4। बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या? तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 3 गुणे में 2 से 3 जाएगा -1 बचेगा, प्लस 2 गुणे 4 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणे 6 4 कितना हो जाएगा -10। पूरा आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मॉड ए की वैल्यू मिल जाएगी -3 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30। देखिए ये -30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 -30 -3 -33 से 8 दूनी 16 आपको घटाना है, -33 से आपको 16 घटाना है, 13 से 6 जाएगा 7 और 2 से 1 जाएगा, यानी आपका बचेगा 17, वो भी माइनस का क्योंकि 33 माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 17 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो ए इनवर्स संभव ही नहीं होगा। मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, 0 से कम है या ज़्यादा है तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स तभी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई -17, अतः हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स संभव है। क्या है भाई? अतः ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स संभव है। अब देखिए यहाँ पर ए इनवर्स संभव है तो अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में हम सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? अतः सह खंडों से निर्मित आव्यूह, सह खंडों से निर्मित आव्यूह, सह खंडों से निर्मित आव्यूह की एक हमारे पास देसी बढ़िया जुगाड़ है, ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालोगे तो यहाँ पर आप करोगे क्या, मेरी बात को समझिएगा। आप एक बड़ा सा आव्यूह बना लेना, जैसे मैं बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर सहखंड आप बना लीजिएगा। जब ऐसे सहखंड बना लोगे तो कभी गलती नहीं होगी, समझ रहे हो ना। या अलग आप निकाल लीजिए, जो A11 A12 निकालते हो वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं कर रहे हैं, पूरा स्टेप हम वही कर रहे हैं। अल्टरनेट चिन्ह लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको इस आव्यूह पर आ जाना है। इसमें देखिए आप पहली रो इस वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, उपसारणिक, तो इस कॉलम को छोड़ोगे, इस रो को छोड़ोगे, बचेगा 1 -1 -3 2, तो लिखेंगे 1 -1 -3 2 -3 और 2। बताइए कोई समस्या? स्क्रीन को भैया रोटेट कर लीजिए, थोड़ा छोटा तो दिखेगा ही। उसके बाद इस वाले पर आ जाएंगे तो ये कॉलम छूटेगा, ऊपर वाली रो छूटेगी, 2 -1 4 2 2 -1 4 2, ठीक है 4 2 हो गया। उसके बाद तीसरे वाले पर आ जाएंगे, ये कॉलम ये रो छूटेगी, 2 1 4 -3 2 1 4 -3। बताइए कोई दिक्कत? 2 1 4 -3। अब इसी तरीके से इस पर आना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना है, 2 -2 3 -3 2 -2 3 और -3 और कितना हो जाएगा भैया 2। इसी तरीके से इस पर आएंगे तो ये रो ये कॉलम छूटेगी, 3 3 और 3 3 4 2, ठीक है 3 3 4 2। बताइए कोई दुविधा? इसके बाद इस वाले एलिमेंट पर आएंगे तो ये वाला एलिमेंट इस रो इस कॉलम में इसको छोड़ेंगे, 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3। ठीक, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बोर नहीं होइएगा, क्लास में रुके रहिए आप, तो जिससे आपको समझ में आ जाए। आप आते हैं तुरंत, बस तुरंत आप निकल लेते हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं समझ में आता है। जो विद्यार्थी लास्ट तक देखते हैं उनको हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, उनको अच्छा भी लगता है। तीसरी रो पर आ जाएंगे, तीसरी रो के पहले एलिमेंट को देखेंगे तो इस कॉलम में इस रो में है, -2 3 1 -1 -2 3 -1 1। बताइए कोई दुविधा? आगे चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर इस वाले एलिमेंट पर आएंगे तो इस रो में इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 3 2 -1, कितना बचा भाई 3 3 2 -1। यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ आपको काम करना, नहीं गलत हो जाएगा। इस पर आओगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 -2 2 1 3 -2 2 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब करना क्या है, ये सहखंडों से निर्मित आव्यूह है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिए ये 2 1 कम कितना हो जाएगा, प्लस चिन्ह के साथ, 2 1 कम 2, माइनस लगाएंगे सूत्र वाला, 3 1 कम -3, ये +3 हो जाएगा और माइनस से लगेगा। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -4 1 कम 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 दूनी -6 माइनस सूत्र वाला, 4 1 कम 4। बताइए समझ में आई बात?
आगे चलिए इसे सॉल्व करते हैं, माइनस लगाएंगे, 2 दूनी -4, उसके बाद -3 त्रिका 9, माइनस का 9 होगा ना, ये माइनस का 9 होगा आपका, तो माइनस और ये माइनस सूत्र वाला ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, 3 त्रिका माइनस का 9 होगा आपका। यहाँ पर आप देख लीजिए भाई, ये वाला आपने छोड़ा था, -3 होगा यहाँ पर, तो -3, 3 का गुणा -3 9 और माइनस सूत्र वाला प्लस हो गया, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 3 दूनी 6 -4 3 आपका कितना हो जाएगा 12, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 त्रिका भाई माइनस का 9 माइनस सूत्र वाला, 4 दूनी 8 -8 और माइनस सूत्र वाला +8। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे भाई, प्लस लगाएंगे, 2 1 कम -2 माइनस सूत्र वाला, 3 1 कम 3 -3 और ये माइनस सूत्र +3, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 1 कम 3 माइनस का माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी 6 माइनस का 6, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 3 1 कम 3 माइनस 2 दूनी 4 -4 होगा माइनस सूत्र वाला +4। बताइए कोई समस्या? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हम जो निकाल रहे हैं ये इस सारडिक के उपसारडिक का मान निकाल रहे हैं, ठीक। सैखंडस तो भी निकाल, एडजॉइंट ए भी तो निकालना पड़ा, मतलब सैखंडों से निर्मित आव्यूह जिसको हम उपसारडिक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। मोड ए की वैल्यू इसमें याद रखनी, ये भी काम आने वाली है, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पर रफ कर देंगे भाई, चलिए इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। बी आव्यूह को यहाँ पर अभी आवश्यकता पड़ेगी, तो याद रखना बी आव्यूह बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी कुछ नहीं रफ करेंगे भाई, है ना। यहाँ पर आप मॉड ए की वैल्यू भी याद रखना कितनी आई थी 17, वो भी माइनस का, ठीक। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 से 3 जाएगा -1, ठीक है। आगे देखिए 4 4 8, ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा सॉल्व करने पर। ये 9 से 4 जाएगा 5 और आगे माइनस लगा -5, 6 से 12 गया माइनस का 6, 9 8 -1 माइनस सूत्र वाला +1, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, -9 माइनस सूत्र वाला +9 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये इस तरीके से हमारा सैखंडों से निर्मित आव्यूह आ गया। लिखेंगे अतः एडजॉइंट ए, अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है कि जो सैखंडों से निर्मित आव्यूह हम मिलता है हमें, उसका हम परिवर्त करते हैं। परिवर्त आव्यूह निकाला जानते हैं, रो को कॉलम में बदल लेना है। इस रो को कॉलम में बदल दीजिए -1 -8 माइनस का 10, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए -5 -6 और 1, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए 1 9 और 7। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसको यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आगे सेट में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप सभी लोगों को कर लेना है, ठीक है। बार बार यही चीज़ सॉल्व कराएंगे तो आप भी बोर होने लगेंगे। हर सेट में तो ये प्रश्न आपको मिलेगा, मैंने बता रखा है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार रखें। एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अलग टाइप का होगा तब तो ठीक है बताते हुए, नहीं एक टाइप के प्रश्न बार बार सॉल्व कराते कराते आपको भी बोर होने लगते हो और हम भी। यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब देखिए ए इनवर्स बराबर सूत्र लगाइए, एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। ओके, अब यहाँ पर इस सूत्र को लगा देंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 1 अपान मॉड ए की वैल्यू कितनी भाई -17। एडजॉइंट ए की अगर बात करें तो एडजॉइंट ए का मान आ चुका है -1 -5 और 1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। ये एडजॉइंट ए का मान आ चुका है, ठीक है। हमने रख दिया, ए इनवर्स की वैल्यू पता चल गई। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? एक्स वाई जेड की। अब लिखेंगे नाउ कौन सी समीकरण लगाएंगे भाई? समीकरण हम लगाएंगे x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। x का मान यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान रखेंगे -1 -5 1 -8 -6 9 -10 1 7। बी आव्यूह तो आप सभी को पता है कि जो इस समीकरण के राइट हैंड साइड के एलिमेंट थे उनसे निर्मित आव्यूह था, यानी 8 1 4, ठीक है। इतना आपको बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व कर लेना है। मुझे पता है छोटी सी त्रुटि हो गई यहाँ पर, आप सभी लोग देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पर होना चाहिए -1, ठीक है। क्या होना चाहिए भैया? -1 होना चाहिए, और यहाँ पर भी माइनस कर लेना, कहीं पर गलती हो गई हमसे, ठीक है। अभी मैंने मिलाया तो मैंने देखा तो हमने कहा सही कर देते हैं, कहीं पर कभी कभी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। अब चलिए आपका कितना हो जाएगा
यहाँ पर गलती हो गई क्या, ए इनवर्स की वैल्यू आपकी -1/17 है, इसको भी सही कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका हो जाएगा XYZ बराबर -1/17। ठीक, ए इनवर्स इसका देखिए मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, इस पर आप लाइन खींचिए और बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करना, जितनी भी रो है बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 8 एकम -8, 5 एकम -5 और 4 एकम -4। अब पहली रो का हो गया, अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ठाई -64, 6 एकम -6 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। इसी तरीके से तीसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 अठे 80, 1 एकम 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, -1/17। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -8 7 ये कितना हो जाएगा -17। इसके देखिए -64 -6 आपका -70 और -70 से आपको 36 घटाना है। 10 से 6 गया 4 और 6 से 3 गया 34। ये आपका बचेगा भैया -34 बचेगा कि नहीं, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। 80 और 80 और यहाँ पर देखिए 29, -80 से प्लस का 29 घटाना है, घटा दीजिए भैया, ये आपका 51 बच जाएगा। कितना बच जाएगा -51। अब आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा XYZ बराबर, देखिए जब -17 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग होगा, क्योंकि ये बटे में है, तो -17 का -17 से भाग करेंगे +1 आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा और यहाँ पर +3 आ जाएगा। अब जब दो अवयव समान कोटि के होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, y की वैल्यू 2 हो जाएगी और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये भैया बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट देखते हैं। अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अवकल समीकरण चैप्टर के अंतर्गत रैखिक अवकल समीकरण और समघात अवकल समीकरण को आप कायदे से हल कर डालिए। इसका लेक्चर भी मैंने आपको अलग से दे रखा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 8 नंबर में या 5 नंबर में, और ये आप देख सकते हो रैखिक अवकल समीकरण का 8 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। ठीक है, और अवकल समीकरण के 2 रूप हैं हल करने के। ठीक है, 2 रूप में आपका एक रूप आना है, तो ये सेकंड वाला रूप है। इसमें कहा जा रहा है आपका, क्या कहा जा रहा है भाई, अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण का मान दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं। अवकल समीकरण आपको दी गई है tan इनवर्स y, ठीक है, माइनस का x, और यहाँ पर दिया गया है dy बराबर 1 + y² और ये आपका दिया है dx। चलिए इसे थोड़ा सा हम पहले चेंज करेंगे। ये रैखिक अवकल समीकरण है, इसको हम लिख सकते हैं dx बटे में dy। इस dy को dx के बटे में ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस का x अपान में 1 + y²। अब विद्यार्थी कुछ हमारे पास कमेंट करेंगे, मुझे पता है आप क्या कमेंट करने वाले हैं। आप कमेंट करेंगे कि सर आप d/dx की वैल्यू क्यों नहीं निकाले, क्या नहीं निकाल सकते थे? आप निकालते, बिल्कुल निकाल लीजिए शौक से, लेकिन जब आप बताइए यहाँ पर 2 पद टूटे हैं, आप इसको बटे में ले जाएंगे, तो आप अलग अलग भी तो नहीं कर सकते हो, और जब आप अलग अलग नहीं कर सकते हो तो सोचो समाकलन कितना हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो पद अगर अलग अलग है प्लस माइनस में, तो हमेशा उसको ऊपर रखिए और बाकी एक पद को नीचे, जिससे इसको अलग अलग किया जा सके। देखो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं dx/dy बराबर tan इनवर्स, देखिए इस तरीके से सवाल कितना आसान हो गया, 1 + y² माइनस x अपान में 1 + y²। इसको इधर ले आएंगे dx बटे dy, और ये इधर आएगा तो ये प्लस का 1/1 + y² इंटू में x बराबर इधर बचा आपका tan इनवर्स y अपान में 1 + y²। अब इसकी तुलना कर दीजिए, इस समीकरण की तुलना कर दीजिए। ये तुलना करेंगे हम dx/dy प्लस py = q से। ठीक, देखिए p के स्थान पर आपके इतनी वैल्यू आ रही, बाकी px होगा, यहाँ x के स्थान पर x है और q के स्थान पर ये वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले ये रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप है, और इसमें करते क्या, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, समाकलन गुणांक की वैल्यू। इस टाइप के रूप के लिए समाकलन गुणांक की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर समाकलना p dy। तो e की पावर समाकलना p की वैल्यू कितनी है, 1/1 + y², और ये हो जाएगा dy। समाकलन करोगे 1/1 + y² का y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y। अब आगे आपको अगले स्टेप में पता होना चाहिए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का
क्या भाई, हल। इस टाइप के अवकल समीकरण के हल के लिए सूत्र क्या लगता है, एक्स इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, सूत्र आना बहुत जरूरी है, हमने बता रखा है आपको अच्छे से। समाकलन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू में डी वाई और प्लस का सी, बस ये पता होना चाहिए कि इस रूप के लिए ये होता है, ठीक है। और एक प्रथम रूप है, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन वैल्यू आप निकाल चुके हो ई की पावर tan इनवर्स वाई, कोई समस्या नहीं। समाकलन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है आप देखिए, तुलना कीजिए, क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स वाई अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए क्यू के बाद इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हो ई की पावर tan इनवर्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई और प्लस का सी। वैल्यू रख दिया, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है बस भैया, ठीक है। 8 नंबर बहुत आसान है पाना, बस आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर हम समाकलन करना जानते हो, अगर मान लें tan इनवर्स वाई बराबर t, तो आप कह सकते हो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर आपको मिलेगा डी टी, अर्थात tan इनवर्स वाई के स्थान पर t मिलेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के स्थान पर डी टी मिलेगा और इंटू में e की पावर t डी टी हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स वाई को हमने t माना है। अब e की पावर t इंटू ई की पावर t का समाकलन आपको आना चाहिए, x इंटू ई की पावर x का समाकलन कई बार आप लोगों ने किया होगा, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई। आप ही सोचो, आप इसमें क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानोगे, पहले t छूटेगा, सेकंड का अवकलन करोगे, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होगा, फिर माइनस लगाओगे, समाकलन के अंदर अवकलन करोगे, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, फिर e की पावर t का समाकलन करोगे, e की पावर t ही मिलेगा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे x, ये कितना हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y बराबर, वैल्यू रख देते हैं, इन दोनों में e की पावर t कॉमन मिलेगा और t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर। आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपकी ये सेम है, दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा x बराबर, t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए भाई, हमने नहीं रखी, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस का c। आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, हमसे थोड़ी सी गलती कहीं पर हुई है भाई, हमको t की वैल्यू रखना था और हमने t की वैल्यू शायद गलत रख दी है क्या, t की वैल्यू गलत रख दी है क्या भाई, गलत हो गई है, थोड़ी सी भाई गलत हो गई है, एक स्टेप को सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर, इन दोनों में e की पावर t कॉमन लेंगे, t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y और ये हो जाएगा t, इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और t की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, अब x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो e की पावर tan इनवर्स y इधर था ही, tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c। अब ये e की पावर tan इनवर्स y इधर आएगा तो इसके बट्टे में भी आएगा e की पावर tan इनवर्स y और c के बट्टे में भी तो आएगा, यही गलती हो गई थी, ठीक। इससे ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। x बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस c इंटू में e की पावर माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी घात का चिन्ह जो है बदल जाता है, ये आप सभी को पता होगा। देखिए कितना आसान था रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो ये था भैया आपके अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट, ठीक है। 8 नंबर में दोनों प्रश्न आए थे, दोनों में से एक करना था। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है, और निश्चित समाकलन के दोनों क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। और तो हम चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए भाई, समय दे रहा हूँ मैं। तो चलिए भाई इसे रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 का खा पार्ट, जिसमें समाकलन करना है। 8 के खा पार्ट में भी समाकलन करना है, ठीक है। निश्चित समाकलन से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ये भी तय है। 8 नंबर वाले जो प्रश्न अनसॉल्व पेपर में दिए गए हैं इन्हीं का रिवीजन कर लीजिए, 24 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, समाकलन हमें करना है। जिसका समाकलन करना होता है सबसे पहले याद रखना उसको i के बराबर मान लेते हैं, माना i बराबर, ये 8 का पार्ट है, ठीक है। समाकलन ऑफ 0 टू पाई दिया गया है आपको, और x साइन x और बटे में आपको दिया गया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। बताइए किसी को कोई समस्या, ये आपको पहले दिया गया है प्रश्न,
इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण आपको आना चाहिए। प्रगुण होता है लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका होता है लिमिट 0 to a एफ एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। यही तो प्रगुण होता है। इस प्रगुण का यूज सबसे ज़्यादा है। चलिए इस प्रगुण का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 to a एक्स के स्थान पर, सॉरी ए के स्थान पर पाई है, एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, अपर लिमिट से हम एक्स को माइनस करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। आई बराबर, अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन ए होता है यानी साइन एक्स हो जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है, माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे। लिमिट 0 to पाई, पाई साइन एक्स हम क्या किए हैं, पाई का साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लिए, माइनस चिन्ह लगाए। लिमिट 0 to पाई, यहाँ पर देखोगे माइनस चिन्ह है, एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन एक्स से, एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा डी एक्स। आई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई आपका बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसकी वैल्यू आप देखिए, आप इसको भी समीकरण एक मान चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई की, क्योंकि यहाँ पर आपने देखिए ये वैल्यू जो पूरी थी आई के बराबर थी, हमने आई लिख दिया, ये आई इधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस आई के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर पाई। और यहाँ पर आप देखिएगा cos x बराबर हम t मान लेंगे, माना अवकलन करना समाकलन करना जानते हो, cos x बराबर t, cos x का अवकलन माइनस का sin x, dx बराबर माइनस उधर भेज देंगे माइनस का dt, अर्थात ध्यान दीजिएगा हम sin x dx के स्थान पर लिख सकते हैं भैया माइनस का dt अपान में 1 प्लस cos x को t माना तो t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब लिमिट भी, अब जैसे माने हैं तो यहाँ पर लिमिट भी हम चेंज कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं करना रहेगा, टी को एक्स के पदों में नहीं लाना रहेगा, हम डायरेक्ट लिमिट लग सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, लिखेंगे जब, देखिए लिमिट थी आपकी 0, जब x बराबर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए तो cos 0 बराबर t हो जाएगा, तो cos 0 के लिए कितनी होती है, 1 होती है, यानी t का मान 1 मिलेगा। तथा जब x बराबर अपर लिमिट रखेंगे पाई तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई रखेंगे cos पाई की वैल्यू -1, अर्थात लिमिट को हम बदल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 1 से -1। अब क्या रहेगा कि जब समाकलन होगा तो t को x के पदों में ला करके लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिमिट यहाँ से चेंज कर ली गई। अब ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, माइनस आपका बाहर हो गया, 1/t स्क्वायर डी, मतलब t के सापेक्ष 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट आपकी कितनी है तो आपका हो गया 1 से -1, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, -1। 2i बराबर माइनस का पाई, सबसे पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 के स्थान पर, t के स्थान पर 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स -1 हो जाएगा और tan इनवर्स +1, t के स्थान पर सबसे पहले अपर लिमिट लगाना, फिर माइनस tan इनवर्स t के स्थान पर लोअर लिमिट। तो i बराबर यहाँ से निकालेंगे 2 जाएगा पाई के बट्टे में, ठीक है। देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो माइनस tan इनवर्स थीटा के स्थान पर 1 हो जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है तो आपका हो गया tan π/4 की होती है, माइनस tan इनवर्स यहाँ पर भी 1 है तो tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। बताइए कोई दुविधा किसी को। i बराबर माइनस π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे जो कि थीटा के बराबर होगा, तो माइनस π/4 और ये भी हो जाएगा माइनस π/4। सॉल्व करेंगे माइनस π/2 और देखिए यहाँ पर एक हार ले लेंगे 4, माइनस पाई कितना हो जाएगा माइनस का 2 2 से 2 काटेंगे, माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ऊपर पाई का गुणा पाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी इस फलन के समाकलन की वो कितनी आ जाएगी π²/4। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो विद्यार्थी देखिए लगातार जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं, 8 का खा पाठ सॉल्व करते हैं। लेकिन आप सभी को एक जानकारी दे दें,
जो 8 का खा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका 8 का खा पार्ट है, इसका पहला पार्ट तो आपका है सिलेबस में निश्चित समाकलन का क्वेश्चन, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वक्र वाला, अभिलंब वाला, अभिलंब तो इस बार सिलेबस में है नहीं, तो उस क्वेश्चन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम खा का जो खा पार्ट है, 8 के खा का पहला पार्ट, उसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये प्रगुण नंबर 4 से लगेगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आ जाता है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बाकी जो खा पार्ट है, खा का दूसरा पार्ट है, उसके चक्कर में हम ना पढ़िए, क्योंकि वो इस बार सिलेबस से आपका बाहर हो चुका है। तो जब सिलेबस से बाहर है तो बोर्ड पेपर में वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उस पर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 8 का खा पार्ट का पहला पार्ट, जिसे भैया समाकलन करना होगा, उसको आप आई के बराबर मानोगे। समाकलन करना है लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान में आपका हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस का अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। हमें इस फलन का क्या करना है, समाकलन। देखिए इस टाइप के सवाल आप सभी को वैसे भी रटे होंगे, मुझे उम्मीद है, और नहीं रटे हैं तो आप देखिए कैसे हल करना। पहले से आप समीकरण 1 मानिए, फिर मैंने आपको अभी प्रगुण बताया। कौन सा प्रगुण बताया, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका होता है लिमिट 0 to a एफ एक्स के अर्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रगुण लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन, जहाँ पर x होगा वहाँ पर अपर लिमिट माइनस का आपको क्या करना है भाई, x कर देना है। और इसी तरीके से नीचे करोगे आपका साइन x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x के स्थान पर अपर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स करेंगे, और ये आपका हो जाएगा dx। आई बराबर आपका कितना आ जाएगा, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस थीटा के स्थान पर एक्स। इसी तरीके से ये अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ये अंडर रूट आपका साइन एक्स हो जाएगा dx। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और आपको करना क्या है भैया, समीकरण 1 + 2 कर देना है। जब समीकरण 1 + 2 करोगे आई जुड़ के कितना हो जाएगा 2i, लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। दोनों समीकरणों में हर देखोगे तो सेम ही मिलेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे मिल रहा है बस। इसमें अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन अंडर रूट साइन एक्स है, इसमें अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स से बात तो एक ही है। अब क्या, जब हर समान है दोनों के तो अंश जुड़ जाएंगे, अर्थात अंडर रूट साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स। और जब दोनों चीज़ें आंसर सेम होंगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 to π/2। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर केवल बचा dx का समाकलन सभी विद्यार्थी जानते हैं कितना होता है भाई, x होता है, और उसके बाद लिमिट दी गई 0 से π/2, तो i बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। x के स्थान पर सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है आपकी π/2, x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो i बराबर आपका आ जाएगा पाई कितना 2 2 जा 4, यानी जो समाकलन की वैल्यू आ जाएगी वो π/4 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थियों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न विरोधों के अंतर्गत सॉल्व कीजिए। रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया जरूर आता है। का पार्ट और खा पार्ट में आपको दिया गया प्रारंभिक रूपांतरणों द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी इन्वर्स निकालना है। तो देखिए प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा तो अब किसी आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं बचा हुआ है, तो उसे सॉल्व नहीं कराएंगे। लेकिन जो का पार्ट है, आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण प्रोग्रामन समस्या को सॉल्व करना, ये अभी आपके सिलेबस में पूरा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें मार्कर में थोड़ा सा स्याही भर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन की समस्या सॉल्व कराता हूँ। ये 8 नंबर का प्रश्न इस बार भी आया है और अगली बार भी आपका आएगा, समझ रहे हो ना, मतलब इस बार भी आएगा, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आएगा, ये एकदम तय है, क्योंकि ये भैया एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें से यही प्रश्न आता है, ठीक। तो आपको एक चैप्टर छोड़ के तो पेपर बनेगा नहीं, तो ये प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे 5 नंबर में बने और चाहे 8 नंबर में, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए भाई, सबसे पहले करना क्या है, स्टेप आपको समझिएगा। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम सबसे ईजी वे में आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताएंगे। थोड़ा सा समय दे देते हैं तो ये आपके 5 से 8 नंबर अभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो आपको ब्यौरे दिए जाएंगे यानी जो आसमिकाएँ दी जाएंगी, पहले उसे आप नोट कर लीजिए। आसमिका जैसे दी गई है, ये 9 का पार्ट है। आसमिका दी गई है, क्या दी गई है, x + 3y, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरी आसमिका दी गई है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और तीसरी आसमिका दी गई है x लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि z बराबर
3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण निकालिए। तो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण निकालना तभी पॉसिबल है जब हम कोणीय बिंदु निकालेंगे, और कोणीय बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरेख खींचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो हमारी आसमिकाएं हैं इनको क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन आसमिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर लिखेंगे आसमिकाओं को। पहला स्टेप है आपको, जो भी आसमिकाएं दी जाएंगी इनको समीकरण रूप में लिखना है। आसमिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में क्या करने पर भाई, लिखने पर चलिए लिखते हैं। पहली आसमिका दी गई है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, हटा दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, वो समीकरण रूप में हो जाएगी बराबर 60। और इसके लिए आप क्या बनाओगे, एक छोटा सा घर मतलब कोणीय बिंदु निकालोगे। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पर कॉलम बनाओगे x y का। अब इस समीकरण में देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो 3 से 60 को काटेंगे 20 आएगा, और y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान 60 आएगा। ठीक है, बिंदु मिल गया आपको कौन सा, एक 0,20 मिल गया और एक मिल गया 60,0, जिसे आप ग्राफ पर दिखाएंगे। क्लियर, किस समीकरण से, इस समीकरण से। तथा जो दूसरी समीकरण दी गई है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इस लेस देन इक्वल टू को हटाइए, बराबर चिन्ह लगाइए, ये भी समीकरण बन गई। और इसके लिए भी क्या करेंगे, आप एक छोटा सा घर बनाएंगे, यहाँ पर भी x y लिखेंगे और कोणीय बिंदु निकालेंगे। x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 10, y का मान 0 रखोगे x का मान कितना आएगा 10। देखिए x का ऐसा मान रखना है जिसको आप ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें, ये आपकी सोच पर निर्भर है कि पता लगे पॉइंट में आने लगे, ग्राफ में भी आपको प्रदर्शित करना भी ना बने। अब यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल गया 0,10 और मिल गया 10,0, पहले x का मान फिर y का मान, बिंदु ऐसे तो लिखा जाता है। इस समीकरण से भी एक बिंदु मिल गया। तीसरी जो समीकरण है x बराबर आपका y होगा, यानी x बराबर y के लिए जो लाइन होती है इसके लिए बिंदु निकालो, चाहे निकालो, वो x और y अक्ष के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, यानी x y का मान जब बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं से आरेख खींचेंगे। क्या करेंगे भाई, आरेख खींचेंगे। मेन खेल तो यहाँ पर ही है आपका। अब यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट आपका 0,0। ध्यान दीजिएगा, ये y अक्ष है, ये आपकी x अक्ष है। पूरा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बिंदुओं को देखते हुए आपको क्या करना है, अंतराल लेना। जैसे यहाँ पर 0,10, 10,0, 0,20 और 60 तक, 60,0, अर्थात यहाँ पर 10-10 के अंतराल पर कॉलम बना सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। मैक्सिमम संख्या 60 है तो हमको 60 तक ही काम रहेगा। हमने 60 तक यहाँ पर शो कर लिया, आप इधर उधर सब शो कर लीजिएगा। क्लियर। अब पहली समीकरण से देखिए बिंदु दिया गया 0,20, मतलब x अक्ष पर कुछ नहीं चलना, y अक्ष पर 20 चलना। 0,20 यहाँ पर होगा 0,20। आगे बात करें 60,0, x अक्ष पर 60 चलना, y अक्ष पर कुछ नहीं क्या चलना, ये 60,0 हो गया। पटरी उठाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। ये जो रेखा बनी है वो इन बिंदुओं से बनी है, और इसका समीकरण आपको दिया गया x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। ये आसमिका का समीकरण दिया था, इसी के ऊपर लिख देंगे क्योंकि इसी से रेखा खींची गई। आगे क्या करेंगे, दूसरी समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। तो इससे बिंदु निकाले 0,10, 0,10 यहाँ पर होगा 0,10 और 10,0 यहाँ पर होगा 10,0। इसको मिला देंगे ऐसे, बताइए। क्लियर। और इसके नीचे आप समीकरण का नाम लिख सकते हो, आसमिका का x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कोई समस्या, ये दूसरी समीकरण हो गई। और तीसरी समीकरण x बराबर y है, इसका समीकरण जो होता है हमेशा मूल बिंदु से ऐसे सीधे 45 डिग्री के कोण पर जाता है। ये y बराबर mx टाइप की रेखा है। ठीक है, अब आपको समझना है यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर जो कटान बिंदु है ये देखिए 10 और 0 के बीच में, अर्थात ये 5 पर है। y अक्ष पर भी क्या है, ये आपका देखो 10 और 0 के बीच में, अर्थात y अक्ष पर भी 5 चलेगा। अब आप कहोगे ये बिंदु हम निकालेंगे कैसे, ग्राफ होगा तो तुरंत निकाल लोगे, लेकिन आपके एग्जाम में ग्राफ नहीं होगा। तो आप देखिए ये वाली जो रेखा गई इसका समीकरण कितना है, तो आप कहोगे इसका समीकरण x बराबर y है, अर्थात x लेस देन इक्वल टू y। क्लियर। तो आप क्या करोगे, इस समीकरण को लोगे और इस जो रेखा है इसके समीकरण को लोगे, इस वाले समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकालोगे, 5,5y आएगा, 5,5 आएगा। फिर यही रेखा जो है इसको काट रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला समीकरण लेंगे और ये वाला समीकरण लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट आएगा, ये 20 और 10 के बीच में यानी 15 आएगा,
और 0 20 यहाँ पर भी है 15 पर ही, तो 15,15 हम तो अंदाज़ा लगा के लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आपको ये पॉइंट मिलेगा कैसे, जब आप इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये रेखा इसको काट रही है ना, तो इसको सॉल्व करने पर जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा और वो मिलेगा आपको 15,15। इसी में मेन मेहनत है, बाकी कोई मेहनत नहीं। ग्राफ होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि एरिया कहाँ पर गिरेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए x + 3y लेस देन था, तो इस समीकरण में लेस देन के मतलब ऊपर की ओर भागना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए लेस देन है, और लेस देन का मतलब अंदर की ओर, उसके बाद x + y ग्रेटर देन के मतलब बाहर की ओर, ठीक। तो इस समीकरण से हम ऐसे बाहर की ओर भागेंगे और इस समीकरण से अंदर की ओर भागेंगे, तो जो कॉमन एरिया होगा इन तीनों रेखाओं के द्वारा वो इतना होगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेस देन होगा तो अंदर की ओर, ग्रेटर देन होगा तो बाहर की ओर। तो इस समीकरण में देखिए ग्रेटर देन चिन्ह लगा है, तो हमको बाहर की ओर ऐसे मतलब जो है क्या करना है, एरिया को जो है छायांकित करना है, और इसमें लेस देन है मतलब अंदर की ओर पूरा छायांकित करना। ऐसे करना तो पूरा है, लेकिन जो कॉमन एरिया होगी वो आपकी यही होगी, ठीक। तो जो कॉमन एरिया के कोनी बिंदु होंगे वही आपके कोनी बिंदु होंगे, उन्हीं पर अधिकतमीकरण और उन्हीं पर आपको न्यूनतमीकरण निकालना है। तो आपको यहाँ पर एक अलग सा छोटा सा कॉलम बनाना है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोनी बिंदु, एक कॉलम में लिखोगे कोनी बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर जेड का मान यानी मैक्सिमम मान, जो जेड का समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कोनी बिंदु कौन कौन से होंगे, एक कोनी बिंदु ये होगा यानी 0,10 होगा, दूसरा कोनी बिंदु आपका 0,20 होगा, तीसरा कोनी बिंदु आपका 5,5 होगा, चौथा कोनी बिंदु आपका 15,15 होगा, क्योंकि इन्हीं चार कोनों के बिंदुओं से ये छायांकित भाग हो रहा है। आप क्या करेंगे, 0,10 इस बिंदु पर जेड का मान निकालेंगे, मतलब x का मान 0 रखेंगे, y का मान 10 रखेंगे, ये आपका आएगा 90। 0,20 x का मान 0 और y के स्थान पर 20 9 दूनी 18 यानी 180 आएगा। उसके बाद 5,5 यानी 5 3 15 और 9 5 45 यानी 60 आएगा। 15,15 मतलब x के स्थान पर 15 15 थे 45 और प्लस यहाँ पर y के स्थान पर भी 15 15 9 135 135 45 45 कितना हो जाएगा 180। हमने देखा कि इन सारे पॉइंटों पर जो वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतमीकरण। क्या लिखेंगे, अधिकतमीकरण, ठीक है। किस बिंदु पर हुआ है, 0,20 पर। और न्यूनतम वैल्यू किस पर आई है, न्यूनतम वैल्यू 60 है, यानी न्यूनतमीकरण किस बिंदु पर हुआ है, 5,5 पर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्रश्न में अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण पूछा गया था। इस तरीके से ये आपका 2023 का सेट नंबर 1 सॉल्व होता है, ठीक है। भरोसा करके पढ़िए, जो सिलेबस में नहीं है उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बाकी जो पढ़ाया जा रहा है इनको एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।